हम सबने स्कूल में भारतीय संविधान की 5 रिट्स के बारे में पढ़ा है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, ये सारे नाम। लेकिन अक्सर ये सिर्फ मुश्किल कानूनी शब्द बनकर रह जाते हैं। आज हम इन नामों के पीछे छिपी असली ताकत को समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए, ये सिर्फ कानूनी उपाय नहीं है, बल्कि ये वो 5 महाअस्त्र हैं जो हर नागरिक को, मतलब राज्य की शक्ति के सामने खड़ा होने का अधिकार देते हैं। तो आज की हमारी चर्चा इन्हीं शक्तिशाली औजारों पर है। हमारे पास भारतीय संविधान की 5 रिट्स पर एक लेख के कुछ अंश हैं, लेकिन हम सिर्फ परिभाषाओं तक ही नहीं रहेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि असल में काम कैसे करते हैं, इनकी सीमाएं क्या हैं और आज के दौर में ये कितने प्रासंगिक हैं। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है। ये 5 रिट्स बेसिकली नागरिक और राज्य के बीच शक्ति का जो संतुलन है उसका आधार है। ये इस बात की गारंटी है कि हमारे मौलिक अधिकार सिर्फ संविधान की किताब में लिखे सुंदर शब्द न रह जाएं, उन्हें जमीन पर लागू भी करवाया जा सके। ये एक तरह से लोकतंत्र का सुरक्षा कवच है। तो चलिए इस कवच की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कवच की पहली और शायद सबसे जरूरी परत, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस। लेख में इसका शाब्दिक अर्थ बताया गया है, शरीर को प्रस्तुत करना। ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है ना? और इसका काम भी उतना ही बुनियादी और शक्तिशाली है। देखिए, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रक्षक है। जब राज्य, मतलब पुलिस या कोई और एजेंसी किसी व्यक्ति को हिरासत में लेती है तो उनके पास असीमित शक्ति नहीं होती। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट न्यायालय को ये अधिकार देती है कि वो हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण को आदेश दे कि बंदी को तुरंत कोर्ट के सामने पेश किया जाए और वजह भी बताई जाए। हाँ, और उसकी हिरासत का कानूनी आधार बताया जाए। तो ये सिर्फ व्यक्ति को अदालत में लाने के लिए नहीं है, बल्कि ये तो हिरासत की पूरी प्रक्रिया की वैधता पर ही सवाल खड़ा कर देता है। एकदम सही, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। न्यायालय सिर्फ ये नहीं देखता कि व्यक्ति पेश हुआ या नहीं, बल्कि वो हिरासत के हर पहलू की जांच करता है। क्या गिरफ्तारी का कोई ठोस कारण था? क्या 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया? अगर न्यायालय को लगता है कि हिरासत में जरा भी कुछ गैरकानूनी या मनमानी हुई है तो वो तुरंत उस व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दे सकता है। ये तो राज्य की शक्ति पर एक सीधा और बहुत मजबूत अंकुश है। बिल्कुल। यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, क्या ये रिट सिर्फ पुलिस या सरकारी एजेंसियों के खिलाफ ही इस्तेमाल हो सकती है? मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी निजी व्यक्ति ने, जैसे परिवार वालों ने ही कहीं जबरदस्ती बंद कर रखा हो, तो क्या तब भी इसका इस्तेमाल हो सकता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नुक्ता है और इसका जवाब है हाँ। बंदी प्रत्यक्षीकरण की सबसे खास बात यही है कि ये न केवल पब्लिक अथॉरिटीज के खिलाफ बल्कि प्राइवेट लोगों के खिलाफ भी जारी की जा सकती है। अच्छा? अगर कोई किसी को अवैध रूप से बंधक बनाता है तो पीड़ित की ओर से कोई भी व्यक्ति न्यायालय में ये रिट दायर कर सकता है। और जैसा कि हमारे स्रोत में भी इशारा किया गया है, आपातकाल में भी ये निलंबित नहीं होती। हाँ, ये इसकी असाधारण अहमियत को दिखाता है। अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कभी निलंबित नहीं होता और इसीलिए ये रिट भी नहीं होती। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण तब काम आता है जब राज्य कुछ गलत करता है, मतलब किसी को अवैध रूप से हिरासत में लेता है। लेकिन तब क्या हो जब किसी के अधिकार का हनन राज्य के कुछ न करने की वजह से हो रहा हो, मतलब जब कोई अधिकारी अपनी जिम्मेदारी ही ना निभा रहा हो। आपने बिल्कुल सही जगह पर उंगली रखी है और यहीं पर हमारी दूसरी रिट परमादेश यानी मैंडेमस काम आती है। इसका लिटरल मीनिंग है हम आदेश देते हैं। जहां बंदी प्रत्यक्षीकरण राज्य को गलत काम करने से रोकता है, वहीं परमादेश उसे वो काम करने का आदेश देता है जो करना उसकी कानूनी जिम्मेदारी है। तो ये निष्क्रियता के खिलाफ एक हथियार है। बिल्कुल। मतलब अगर कोई सरकारी दफ्तर कोई ऐसा काम करने से मना कर दे जो कानूनन उसे करना ही चाहिए, तो नागरिक अदालत जा सकता है ये कहने के लिए कि इसे अपना काम करने का आदेश दिया जाए। एकदम। मान लीजिए नगर निगम की जिम्मेदारी है कि वो टूटी सड़कों की मरम्मत करें, लेकिन बार बार शिकायत करने पर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा, या किसी योग्य उम्मीदवार को बिना किसी वैध कारण के अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जा रहा है। ऐसे मामलों में पीड़ित पक्ष न्यायालय से परमादेश जारी करने की मांग कर सकता है। लेकिन इसमें एक पेच है, जैसा कि लेख में बताया गया है। हाँ, इसमें एक पेच है। ये रिट केवल उन कर्तव्यों के लिए जारी की जा सकती है जो अनिवार्य यानी मैंडेटरी हो, विवेकाधीन यानी डिस्क्रेशनरी नहीं। एक मिनट, ये एक बहुत बड़ा अंतर है, अनिवार्य और विवेकाधीन।
क्या आप इसे एक उदाहरण से समझा सकते हैं? क्योंकि कोई भी अधिकारी तो अपने काम से बचने के लिए कह सकता है कि ये तो मेरे विवेक पर था। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मान लीजिए नियमों के अनुसार अगर आप सारे दस्तावेज जमा करते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना आरटीओ का एक अनिवार्य कर्तव्य है। वो मना नहीं कर सकता। सही है। लेकिन शहर में एक नया पार्क कहाँ बनाना है, ये तय करना सरकार का एक विवेकाधीन नीतिगत फैसला है। आप अदालत जाकर ये नहीं कह सकते कि मेरे घर के पास पार्क बनाने के लिए परमादेश जारी किया जाए। अच्छा। अदालतें सरकार को उसकी अनिवार्य जिम्मेदारियां निभाने का आदेश देती हैं, लेकिन उसकी जगह पॉलिसी डिसीजन नहीं लेती। तो ये सिर्फ अपना काम करो कहने का तरीका नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र की एक बुनियादी शर्त को लागू करता है कि सरकारें केवल सत्ता में रहने के लिए नहीं, बल्कि नागरिकों की सेवा के लिए हैं। आपने इसकी आत्मा को पकड़ लिया। ये शासन को उत्तरदायी बनाता है। ये जवाबदेही तय करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। ठीक है, तो हमने राज्य के काम करने और न करने दोनों पहलुओं को देख लिया। अब न्यायपालिका की अपनी दुनिया में चलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि निचली अदालतें अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर चली जाती हैं। तो क्या हमारे संवैधानिक कवच में इससे निपटने के लिए भी कुछ है? हाँ, और इसके लिए हमारे पास दो बहुत मिलती जुलती लेकिन अलग अलग रिट्स हैं। प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण यानी सर्ट्युरारी। इन दोनों का काम न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों को अपनी सीमाओं में रखना है। यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। दोनों ही निचले न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से जुड़े हैं। अगर एक अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई केस सुन रही है, तो मैं इन दोनों में से किसका इस्तेमाल करूंगा? ये मेरी मर्जी पर है क्या? नहीं, ये आपकी मर्जी पर नहीं, बल्कि मामले की स्टेज पर निर्भर करता है। चलिए इसे एक खेल के उदाहरण से समझते हैं। प्रतिषेध का मतलब है रोकना, या तब इस्तेमाल होता है जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी मामले पर सुनवाई कर रही हो, लेकिन अभी फैसला नहीं आया है। अच्छा। ये एक तरह से रेफरी का खेल के बीच में सीटी बजाकर ये कहना है, रुकिए, ये गेंद आपके पाले की नहीं है, आप ये खेल नहीं खेल सकते। तो ये एक प्रिवेंटिव उपाय है, मतलब नुकसान होने से पहले ही उसे रोक देता है। बिल्कुल। अच्छा, तो प्रतिषेध है अभी रुको। तो फिर उत्प्रेषण क्या है? क्या वो VAR चेक की तरह है जो गोल होने के बाद देखता है कि कोई फाउल तो नहीं हुआ था? हाँ, ये एक शानदार उपमा है। बिल्कुल यही फर्क है। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचित करना। ये आमतौर पर तब इस्तेमाल होता है जब निचली अदालत अपना फैसला सुना चुकी होती है। फैसले के बाद? हाँ, फैसले के बाद। इसके तहत उच्च न्यायालय उस मामले के रिकॉर्ड को अपने पास मंगवाता है और उसकी समीक्षा करता है। अगर समीक्षा में यह पाया जाता है कि निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला दिया या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया, या कोई कानूनी गलती की हो, हाँ, या फैसले में कानून की कोई ऐसी गलती है जो रिकॉर्ड देखने से ही साफ जाहिर हो, तो उच्च न्यायालय उस फैसले को रद्द कर सकता है। तो प्रतिषेध सिर्फ रोकता है और उत्प्रेषण फैसले को पलट भी सकता है। बिल्कुल। तो जहां प्रतिषेध सिर्फ निवारक है, वहीं उत्प्रेषण निवारक और उपचारात्मक दोनों है। आपने एक टर्म यूज किया, कानून की स्पष्ट त्रुटि। ये सुनने में बहुत सब्जेक्टिव लगता है। मतलब उच्च न्यायालय ये कैसे तय करता है कि कोई त्रुटि स्पष्ट है या नहीं? ये एक जटिल कानूनी सवाल है, लेकिन सरल शब्दों में इसका मतलब है एक ऐसी कानूनी गलती जो इतनी जाहिर हो कि उसे साबित करने के लिए लंबी चौड़ी बहस या सबूतों की जरूरत न पड़े। अगर किसी फैसले को पढ़कर ही लगे कि इसमें कानून का सरासर गलत इस्तेमाल हुआ है, तो उसे स्पष्ट त्रुटि माना जा सकता है। तो ये न्यायिक प्रणाली का अपनी गलतियों को सुधारने का एक आंतरिक तंत्र है। सही कहा। यह सुनिश्चित करता है कि न्याय न केवल हो, बल्कि सही प्रक्रिया से हो। तो हमने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सरकारी जवाबदेही और न्यायिक अनुशासन को देख लिया। अब कवच का आखिरी और शायद सबसे नाटकीय हिस्सा आता है, अधिकार पृच्छा यानी को वारंटो। लेख में इसका मतलब बताया गया है किस वारंट द्वारा या किस अधिकार से। ये तो किसी फिल्म के डायलॉग जैसा लगता है। और ये सवाल आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। ये रिट सार्वजनिक पदों की शुचिता को बनाए रखने के लिए है। इसका इस्तेमाल किसी ऐसे व्यक्ति के सार्वजनिक पद पर होने के दावे को चुनौती देने के लिए किया जाता है जिसके बारे में ये शंका हो कि वो उस पद के लिए कानूनी रूप से योग्य नहीं है। तो कोर्ट सीधे पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से इस कुर्सी पर बैठे। बिल्कुल। इसकी सबसे दिलचस्प बात मुझे ये लगती है कि इसे कोई भी दायर कर सकता है, जरूरी नहीं कि वो व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक व्यक्तिगत अधिकार से ज्यादा सार्वजनिक हित का मामला है। एक अयोग्य व्यक्ति का किसी सार्वजनिक पद पर बैठना पूरे समाज को प्रभावित करता है।
इसलिए कानून किसी भी जागरूक नागरिक को ये सवाल उठाने का अधिकार देता है। और अगर वो व्यक्ति साबित नहीं कर पाया तो न्यायालय उसे पद से हटा सकता है। लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं होंगी। क्या मैं इस रिट का इस्तेमाल करके किसी निजी कंपनी के सीईओ की नियुक्ति को चुनौती दे सकती हूँ? नहीं, और यही इसका महत्वपूर्ण पहलू है। अधिकार परीक्षा केवल सार्वजनिक पद के खिलाफ ही जारी की जा सकती है। अच्छा, सिर्फ पब्लिक ऑफिस? हाँ, जो स्थायी प्रकृति का हो और जिसे संविधान या किसी कानून के तहत बनाया गया हो। ये किसी निजी कार्यालय या मंत्री पद के लिए लागू नहीं होती। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जो पद जनता के पैसे और कानून की शक्ति से बने हैं, उन पर अवैध कब्जा ना हो। तो ये भाई भतीजावाद और गैर कानूनी नियुक्तियों पर एक शक्तिशाली संवैधानिक रोक है। बिल्कुल। तो इन सब का सार ये है कि ये एक कानूनी चुनौती है जो कहती है साबित करो कि तुम्हें इस कुर्सी पर बैठने का हक है। ये पूरी व्यवस्था को ईमानदार बनाए रखने में मदद करती है। हाँ, और सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक पद किसी की निजी जागीर ना बने। तो हमने देखा कि कैसे ये 5 रिट्स हमारे संवैधानिक ढांचे में एक पूरा सुरक्षा तंत्र बनाती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण आजादी के लिए, परमादेश कर्तव्य पालन के लिए, प्रतिषेध और उत्प्रेषण न्यायिक सीमाओं के लिए, और अधिकार प्रच्छा पद की वैधता के लिए। ये सभी मिलकर नागरिक को राज्य की विशाल शक्ति के सामने मजबूती से खड़ा करते हैं। ये एक शानदार व्यवस्था है। निश्चित रूप से। और ये हमें एक अंतिम विचार की ओर ले जाता है। हमने इन रिट्स को नागरिकों के लिए राज्य के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले औजारों के रूप में देखा। लेकिन सोचिए, इन रिट्स का टेक्स्ट तो संविधान में लिखे जाने के बाद से बदला नहीं है, लेकिन हमारा समाज, हमारी तकनीक और राज्य की शक्ति के रूप वो सब बदल गए हैं। तब क्या होता है जब समय के साथ इन रिट्स की व्याख्या ही बदल जाती है? 20वीं सदी के ये औजार 21वीं सदी की समस्याओं जैसे डिजिटल निगरानी, डेटा प्राइवेसी का हनन या निजी कंपनियों द्वारा सार्वजनिक काम करने से कैसे निपटते हैं? ये सोचने वाली बात है कि क्या इन औजारों की धार समय के साथ तेज होती है या कुंद? बिल्कुल। असली चुनौती अब अदालतों और नागरिकों के सामने है कि वे इन मूलभूत सिद्धांतों की ऐसी व्याख्या करें जो आज के जटिल दौर में भी नागरिक के अधिकारों की रक्षा कर सके। कानूनी व्याख्या का ये निरंतर विकास ही तय करेगा कि नागरिक और राज्य के बीच शक्ति का संतुलन भविष्य में किस ओर झुकता है।